हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ये हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आज हम देख रहे हैं 15 मार्च का। इसके साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट उस आज के हिंदू पे न्यूज़पेपर के रिलेटेड, जो आपको ऑब्जेक्टिव किसी एग्जाम में आंसर करने में फ़ायदा करेगा। तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला जो आपका सवाल है ऑब्जेक्टिव, द एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटा वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन विच ईयर? किस साल में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा पहली बार बनाया गया था, कलेक्ट किया गया था? तो चार ऑप्शन है आपके पास: 2010, 2010, 2015, 2019 और 2020। तो इसका सही जवाब है आपका 2010। तो ये जो बेसिकली ये फ्रंट पेज का न्यूज है आपका आज का हिंदू का। सेंटर लाइकली टू अलाउ रेसिडेंट्स टू फिल देयर एनपीआर डिटेल्स ऑनलाइन। तो ये बेसिकली जो अभी सेंसस स्टार्ट होने वाला है, आपका सेंसस जो होना था 10 साल में, जैसे हम जानते हैं सेंसस होता है, पिछली बार 2011 में हुआ था, तो अभी 2021 में ये ड्यू है। बट कोविड के चलते में अभी इसका हाउस टू हाउस सर्वे जो है गवर्नमेंट अभी पोस्टपोन कर रखा है गवर्नमेंट ने इसको। तो इसमें जो अभी गवर्नमेंट ने किया है कि एनपीआर डेटा, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा जो है, जो आदमी का जो आपका डिटेल्स है, वो आप अपने आप जो है जो लोग हैं उन फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में अ मंथ बिफोर डोर टू डोर एनिमरेशन बाय सेंसस। तो सेंसस जो स्टार्ट करेगी एनिमरेशन, डोर टू डोर हाउस लिस्टिंग होता है सर्वे सेंसस का, तो उसके पहले 1 महीना पहले तक वो उसको ऑनलाइन डिटेल अपना भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। उसके बाद उनको एक रेफरेंस कोड मिलेगा जिसको कि वो फील्ड जो विजिट करने आएंगे उनको उनको देना होगा, उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जैसा कि शुरू में कहा गया था एनपीआर के आने के समय में कि भाई आपको बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, डेटा डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, जो कि लगभग कोविड के कारण इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने अवॉइड किया अभी। तो फर्स्ट फेज जो होता है ये इसका सेंसस का हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ये बेसिकली लास्ट ईयर स्टार्ट होना था, बट कोविड के कारण जो है पोस्टपोन हो गया। जैसा यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मैंने अभी सवाल जो पूछा था आपसे, एनपीआर डेटा अर्लियर कलेक्टेड इन 2010 में इसको सबसे पहले कलेक्ट किया गया था। बाद में 2015 को कुछ नए फील्ड्स आए तो उसको अपडेट किया गया। और तो इसके बाद अभी 2019 में गवर्नमेंट ने इसमें और कुछ फील्ड्स डाले हैं जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी था। तो ये आप देख रहे हैं उसी का न्यूज का एक्सटेंशन है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि 3 अप्रोच दिया है गवर्नमेंट ने अपडेट करने का एनपीआर को। एक तो सेल्फ अपडेटिंग जो हमने देखा, अभी सेल्फ अपडेट कर सकते हैं आप। दूसरा है अपडेटिंग ऑफ एनपीआर डेटा इन पेपर फॉर्मेट में अपडेट कर सकते हैं। तीसरा मोबाइल मोड में आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये 3 गवर्नमेंट ने मेथड दिया है। गवर्नमेंट प्रिपेयर द एनपीआर ऑफ ऑल यूजुअल रेसिडेंट्स इन द कंट्री इन 2010। तो 2010 में इसको, जैसे मैंने कहा, पहली बार बनाया गया था कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के अंडर सिटीजनशिप रूल 2003 के अंतर्गत। 2015 में कुछ नए फील्ड्स को इसके अंदर डाला गया, कुछ नए डिटेल्स लोगों से मांगे गए, तो इसको अपडेट किया गया एक तरह से। और उसके बाद जो है फिर कुछ चेंजेस लाए गए 2019 में। तो एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन, और एनआरसी जिसे कहा जाता है। तो ये इसको लेकर कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपोज किया था कि सीए एनआरसी को हम लाने नहीं देंगे। तो इसके पहले आप जान लीजिए एनपीआर होता क्या है बेसिकली। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट। यूजुअल रेसिडेंट्स क्या होते हैं, इसका भी डेफिनेशन मैंने दिया है यहाँ पर कि यूजुअल रेसिडेंट का मतलब है एनपीआर के हिसाब से हु इज रिसाइडिंग इन एन लोकल एरिया फॉर पास्ट 6 मंथ और मोर। तो 6 महीने या उससे ज्यादा से रह रहा किसी एरिया में, या वैसे पर्सन जो कि इंटेंट्स टू रिसाइड इन एरिया इन दैट एरिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ और मोर, और या फिर वो रहना का इसका इंटेंशन है 6 महीने या उससे ज्यादा का उस एरिया में। तो मिनिमम 6 महीने का आप उस एरिया में, उस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, तो आप एक यूजुअल रेसिडेंट कहलाएंगे उस एरिया के। तो पहली बार 2010 में इसको, ऐसे हमने अभी पढ़ा, 2010 में क्रिएट किया गया था, 2015 में इसको अपडेट किया गया। अब एनपीआर और सेंसस में डिफरेंस क्या है? बेसिकली बहुत बार हम देखते हैं सेंसस भी हो रहा है, एनपीआर भी हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सेंसस जो एक डिटेल्ड क्वेश्चन उसमें होता है, डिटेल आपका जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, पर्टिकुलर्स जो हो उसमें लिया जाता है। जनरली 29 आइटम्स से 2011 सेंसस में, अभी जो उसको चेंज किया गया है कुछ चीज़ों को।
एनपीआर जो बेसिकली आपका बेसिक डेमोग्राफिक डेटा लेता है, आप कहाँ से हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल क्या है आपका। तो ये बेसिक डेमोग्राफिक डेटा और बायोमेट्रिक पार्टिकुलर्स जो अभी लिया जा सकता है, इसको ये कैप्चर करता है। लीगल बेसिस की बात करें तो किस एक्ट के अंतर्गत ये आते हैं, तो सेंसस जो है बेसिकली सेंसस एक्ट, इसका एक अलग एक्ट है 1948 का, जिसके अंतर्गत सेंसस गवर्न होता है। एनपीआर जो बेसिकली जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसके अंदर सिटीजनशिप रूल है, उसमें ये कवर होता है एनपीआर। उसके अंदर वो इसका बेसिकली मैकेनिज्म है कि कैसे आप रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन बना सकते हैं, सिटीजन का डिटेल आप ले सकते हैं, तो उसे एनपीआर उसके अंदर से आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है अगले न्यूज के पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज माउंटेन। तो अरावली माउंटेन हम जानते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे हैं, दिल्ली के आसपास। तो पहला ऑप्शन आपका आड़मा कोंडा, अनाईमुदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है गुरु शिखर, ऑप्शन डी है धूपगढ़। इसका सही आंसर है आपका गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है अरावलीज का आपका हाईएस्ट पीक है, अरावली माउंटेन का। तो ये जो है आपका न्यूज में आया हिंदू में कि बेसिकली अरावलीज में जो माइनिंग को लेकर के पिटिशंस दायर की गई हैं कोर्ट्स में, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया है कि माइनिंग को आपको लीगलाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है अरावलीज। जैसा कि आप जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में, तो उनको पता है अरावली जो बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट है उस रीजन के लिए, क्योंकि वहाँ के लिए होता है कि तरह कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, आपका फॉरेस्ट एरिया है। और जो है बेसिकली इसमें उसका और भी एक सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, हैज ए पोटेंशियल टू पुट 2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर हेक्टेयर इन द ग्राउंड एवरी ईयर। तो जो वहाँ पे ग्राउंड में यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट है तो बारिश होने का, बाकी जो पेड़ पौधे के लिए, इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे 400 से ज़्यादा ट्रीज की स्पेसीज हैं, श्रब्स, हर्ब्स हैं, 200 ईयर 200 और नेटिव्स एंड माइग्रेटिव बर्ड स्पेसीज यहाँ आती हैं, 100 और बटरफ्लाई स्पेसीज, 20 और रेप्टाइल स्पेसीज या 20 और मैमल स्पेसीज। तो बहुत सारे जो है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए पेड़ पौधे इतने हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए उस एरिया का जहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट एक रीजन है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरावली के बारे में कुछ आपको बताना था कि आपको ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है, या फिर ज्योग्राफी जो पेपर जनरल स्टडीज का पेपर जो है उसमें आपको हेल्प करेगा। अरावली जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, दिल्ली के पास, हरियाणा और गुजरात के में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, पुराना माउंटेन है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो दो प्लेट्स जो होते हैं उसको फोल्ड करके बनाया गया है, तो वो फोल्ड माउंटेन कहता है उसको। इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये खड़ा है। ये दिल्ली और पलनपुर जो गुजरात में है उसके बीच में ये पड़ता है, आपका पूरा माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट पीक जैसा हमने देखा सवाल में गुरु शिखरत है, गुरु शिखर कहते हैं इसे बेसिकली, जो 1722 मीटर ऊंचाई है उसकी। इसके अंदर घाट्स कुछ बने हुए हैं जिससे पासेज बेसिकली बने हुए हैं, पिपली घाट हो गया, दिवैर हो गया, देसूरी हो गया, जिससे थ्रू रोड और रेलवेज का माउंटेन का जो मूवमेंट होता है। 3 मेजर रिवर और ट्रिब्यूटरी इससे गुजरती है। एक हो गया आपका बनास रिवर और सब साहिबी रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और उसके अलावा लूनी रिवर जो कि राजस्थान रन ऑफ कच्छ में बेसिकली जो फ्लो करती है। तो ये तीनों रिवर जो है ये अरावली से गुजरती है। सिग्निफिकेंट जैसे हमने ऑलरेडी देखा अभी न्यूज में कि काफी इंपॉर्टेंट एक है ना माउंटेन रेंज है उस एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में। इसके अलावा जो बेसिकली एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। इधर सब आपका थार डेजर्ट है जो राजस्थान का जो डेजर्ट है, और इधर आपका जो फर्टाइल प्लेन्स है जहाँ पे हम देखते हैं खेती वेती होती है। तो ये जो है बेसिकली डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट को बढ़ने से रोकता है एक तरह से। अगर अरावलीज है वहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पे प्लांटेशंस है, तो इससे क्या हो रहा है, डेजर्ट का जो है जो एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्टिफिकेशन जो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसको एक तरह से ये रोकने में मदद करता है कि ये डेजर्टिफिकेशन जो इधर ना आ पाए, इस फर्टाइल प्लेन को भी डेजर्ट ना बना दे। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट, इसको लंग्स भी कहा जाता है एनसीआर के लिए, क्योंकि इतने पेड़ पौधे हैं और इतना पॉल्यूटेड एरिया है एनसीआर जैसा कि आप जानते हैं। तो उसमें एक है ना फ्रेश एयर देने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज या कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। ये हिंदू एडिटोरियल आज का, ये है फॉरस्टॉलिंग ए साइबर पर्ल हार्बर। तो ये बेसिकली ये जो राइटर ने अभी जो हमने देखा इंडिया में
साइबर अटैक्स हुए हैं जो चाइनीज के कहा जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो कंपनीज है उसने अटैक किया पावर लाइंस पे, जो हमारा जो मुंबई में फेलियर हुआ था, अभी आपका ब्लैकआउट हुआ था दिल्ली में। तो उसको लेकर के इन्होंने बेसिकली कंसर्न दिया है कि कैसे साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के गवर्नमेंट को या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को और अपना जो डिफेंस है उसको मजबूत करने की जरूरत है। एन इंक्रीज इन मालवेयर अटैक टारगेटिंग इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर की बढ़ा है। स्पेशली जो चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन अभी जो खराब हुआ है उसके बाद और ये देखा गया बढ़ने को। यहाँ पर इस एग्जाम्पल दिया गया है अक्टूबर 2020 ब्लैकआउट जो मुंबई में हुआ था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये चाइनीज नहीं, हमने इसको टेक कर लिया था, टेक केयर कर लिया था, बट इनका कहना है कि हमें उस चीज़ों को देखने की जरूरत है कि आगे ऐसा ना हो। तो की इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया आपका, इनको हमें एक डिफेंस प्रॉपर डिफेंस इसका बना के रखने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक वेकअप कॉल है गवर्नमेंट को, इसको देखने की जरूरत है। एटलीस्ट 10 इंडियन डिस्टिंक्ट पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सेट टू हैव बीन टारगेटेड इन एडिशन टू 2 इंडियन फोर्स। तो ये अभी जो है कि इन अभी चाइनीज मालवेयर अटैक या बाकी जो मालवेयर अटैक के कारण हमारा 10 अलग अलग पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पोर्ट्स को भी टारगेट किया गया है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। 2 ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम इन्होंने मेंशन किया है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम साइबर अटैक्स या साइबर रिलेटेड सिक्योरिटी के रिलेटेड बात करें हम। तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, तो ये बेसिकली जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपका हो गया टेलीकॉम हो गया, पावर सेक्टर्स हो गया, इन चीज़ों को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको वॉच रखा जाए, उसको ये देखता है। दूसरा है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये बेसिकली सर्टिंग जो है, सर्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हर देश का अपना अपना सर्ट है। तो इंडिया का जो सर्ट है वो सर्ट इन लगाया हुआ है इसमें इंडिया। तो ये बेसिकली जो है क्या है हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी को, बेसिकली ये भी जो है साइबर सिक्योरिटी को देखता है, कैसे उसको हम और इनहेंस कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर मालवेयर अटैक या कुछ होता है उसका इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग भी बेसिकली यहीं से होती है, उनके बारे में रिसर्च करना कि कौन सा मालवेयर है, कैसे उससे बचा जाए, क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपको अपनाना है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ये करती है। तो इस चीज़ों को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हम कह सकते हैं। एक मालवेयर का इन्होंने मेंशन किया है बेसिकली शैडो पैड। शैडो पैड जो चाइना ने बेसिकली चाइनीज इंस्टीट्यूशंस ने किया था। शैडो पैड इज नेटवर्क इंट्रूजन मालवेयर एफिलिएटेड टू बोथ चाइनीज मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये इसको आप नाम को याद कर सकते हैं, नाम बेसिकली क्या है, ये मालवेयर है। तो इस चीज़ों को ये उन्होंने दिया कि कैसे उसने भी अटैक किया था हमारे पावर सिस्टम पे। मैंने और बहुत सारा सॉफ्टवेयर हमारा जो ये है आपका सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें लूफोल्स रहता है, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन हो, तो उसमें हमें उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इन्होंने बताया है कि यूएसए में भी हमने देखा है कि साइबर अटैक होता है, ऐसा नहीं कि हमारा ही सिर्फ है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था 2016 में, उसमें भी देखा गया था रशियन साइबर इंटरफेरेंस हुआ था। तो इसीलिए सभी देश के लिए जरूरत है, ना कि इंडिया के लिए, बस सभी देशों के लिए जरूरत है। अभी वैक्सीन रिसर्च में हमने देखा कि उसमें अटैक हो रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, उसका रिसर्च की डेटा चुराने की कोशिश हो रही है, या फिर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम जो है उसको हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है हैकर्स के द्वारा। तो एक जो है बेसिकली ये आज के समय में हम देखें तो एक है ना इम्पॉर्टेंट डोमेन है एक तरह से वार का, जो आप कह सकते हैं जो फिजिकल वार है वो कम होता दिख रहा है, बट साइबर अटैक जो है वो बढ़ता दिख रहा है। तो साइबर अटैक्स एंड साइबर स्पेनेज वुड रीराइट द हिस्ट्री। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब कि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने की बाकी है, तो हमें उस चीज़ों के लिए हमें अपने सिस्टम को प्रिपेयर करना होगा। एक यूक्रेन का एग्जांपल दिया, यूक्रेन ब्लैकआउट का 2016 का, उन्होंने एग्जांपल दिया कैसे वहाँ पे फेलियर हुआ था। तो इंडिया को भी एक इस चीज़ों को देखने की जरूरत है, अपने पावर सेक्टर हो या अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है, इसके लिए हमें आप जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इस चीज़ों को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हर देश को। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया यूएसए का, जैसे कि जो बिडेन ने अभी जो कोविड के लिए जो रिलीफ बिल के लिए जो पैसा रखा था उसमें $10 बिलियन जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए भी रखा। तो साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं वैक्सीन रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च जो है इसको भी ये लोग जो हैकर जो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अमाउंट जो है, काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए भी रखा गया है, टू इम्प्रूव यूएस रेडीनेस एंड रेजिलियंस इन साइबर स्पेस। तो इंडिया को भी इस तरफ कदम उठाने की जरूरत है कि साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
चाइनाज 2021 डिफेंस बजट हम बात करें अगर, तो इट गिव स्पेशल वेटेज टू स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जो कि बेसिकली साइबर वारफेयर चलाता है वहाँ का। तो हम देख सकते हैं कि चाइना कैसे साइबर वारफेयर में और आगे बढ़ रहा है, और आगे हो सकता है हमें और इससे ज़्यादा थ्रेट देखने को, साइबर मालवेयर अटैक देखने को मिल सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव साइबर स्ट्रेटेजी हमें बनाने की जरूरत है। ये बेसिकली आपका जीएस पेपर 3 जो है उसमें आप एग्जाम्पल कुछ केस स्टडी दे सकते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूएसए का हो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, साइबर अटैक्स का, और कैसे दूसरे देश यूएसए जैसे कि कैसे उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत कर रहा है, उसमें कैसे फंडिंग कर रहा है, इंडिया को उसमें क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। ये भी एक हिंदी एडिटोरियल है, द जॉब क्रंच एंड द ग्रोइंग फायर्स ऑफ नेटिज्म। तो ये बेसिकली जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली अनाउंस किया है कि जॉब्स जो है हरियाणवी लोकल लोगों को वहाँ पे देने की प्रायोरिटी होगा, कंपनीज को करना होगा। तो इस पे इन्होंने कहा स्टेट का, बेसिकली इन्होंने जो बताया इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि स्टेट्स का कैसे जो है ऑटोनॉमी डिक्रीज हो रहा है। इस डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो पैरिटी हम देख रहे हैं, कोई स्टेट बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ बहुत ही कम डेवलप्ड है, पुअर स्टेट है, वो कैसे और इंक्रीज हो रहा है और हमें क्या करने की ज़रूरत है, फिजिकल ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है स्टेट्स को। तो इसको हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पर से हरियाणा का बताया कि काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर। तो जॉबलेस अगर हम देखें बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है किसी भी देश में, इनएविटेबली लीड्स टू सोशल रिवॉल्यूशन एंड पॉलिटिकल अपील्स। ये हमें देखने को मिलता है, चाहे हम ईस्टर्न कंट्रीज भी हम देखें, मिडिल ईस्ट को भी देखें या बाकी जो देशों को देखें, अगर बहुत ज़्यादा जॉबलेसनेस होगा तो वहाँ पे बेसिकली सोशल रिवॉल्यूशन आ जाएगा, लोगों का जॉब नहीं होगा तो एक तरह से क्राइम की तरफ जाएंगे वहाँ पर, एक ना, या फिर पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वहाँ का, जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अगेंस्ट खड़े होंगे फिर, तो वो एक पॉलिटिकल अपील्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऐसे और एग्जांपल दिया, सिर्फ हरियाणा की नहीं है, झारखंड ने भी अप्रूव किया इस चीज़ का कि ये रिजर्व करने का, आपको कुछ जॉब जो है झारखंड के रेसिडेंट्स को आपको रिजर्व करके देने होंगे। डीएमके ने भी वहाँ इलेक्शन होने वाला है तो अपने मैनिफेस्टो में इसको अनाउंस किया है। इसको क्रिटिसिज्म हमने देखा न्यूज़पेपर ने अपने पढ़ा होगा कि क्रिटिसाइज किया जाता है कि रिजर्व करना जॉब जो है वो सही तरीका नहीं, बेसिकली हमें जॉब को और इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे राइटर का कहना है कि क्रिएटिंग ऑफ न्यू जॉब्स इज नॉट इंटायरली इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, उनके पावर में नहीं है कि वो नया नया जॉब क्रिएट कर सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स बेसिकली नया जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो जॉब क्रिएशन इज ऑब्वियसली एन आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लार्जर इकोनॉमी। तो जो लार्जर इकोनॉमी, अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है उस पर डिपेंड करेगा बहुत ही हद तक जॉब क्रिएशन। एक स्टेट जो है अपने एंड पर सिर्फ एक जॉब नया क्रिएट ज़्यादा ज़्यादा एक लेवल के ऊपर जॉब क्रिएट नहीं कर सकता है। चीफ मिनिस्टर अगर बात करें या फिर स्टेट की बात करें तो उसके पास कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल है। जैसे कि उनके पास क्या कर सकते हैं, बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास क्या कंट्रोल है भाई, जैसे कि अमेजन का इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो अमेजन अगर इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट जो है वो कम्पीट करेंगे कि अमेजन उनके स्टेट में फैक्ट्री लगाए, उनके स्टेट में जो फार्म हाउस लगाए, वो अपना जो सेंटर बनाए ताकि वहाँ के लोगों को जॉब मिले। इसके लिए अमेजन को वो अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे भाई, कि हम आपको है ना स्किल मैन पावर देंगे, बहुत सारा लैंड देंगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ये अमेजन जो चाहेगा, जो कोई भी कंपनी चाहेगी कि हम किसी अगर स्टेट में लगाएंगे तो उनको बेनिफिट कुछ मिलना चाहिए, तभी वो स्टेट उस स्टेट में एक दूसरे स्टेट को छोड़कर एक अलग स्टेट में अगर वो जाएगा तो वो देखता पहले कि हमें वहाँ क्या बेनिफिट क्या क्या है। तो अमेजन क्या देखेगा कि उसको स्किल मैन पावर मिल रहा है कि नहीं, लैंड उसको किस कीमत पे मिल रही है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बेसिकली बिजनेस कितना आसानी से वो चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कोई भी बड़ी कंपनी या एमएनसी जो है किस स्टेट में अपनी अपना सेटअप बनाएगी, अपना जो फैक्ट्री या जो डेवलपमेंट सेंटर वो बनाएगी। तो ये यहाँ के केस में भी है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के केस में, इन वेरी फ्यू ऑफ जो पैरामीटर्स हमने देखा, जमीन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, टैक्स हो गया, इसमें से कुछ ही पैरामीटर्स पे जो है बेसिकली पुअर स्टेट जो है compete कर सकता है रिच स्टेट के पे। रिच स्टेट्स बहुत सारे ऑफर दे सकते हैं, पुअर स्टेट जैसे कि आपका हो गया बिहार, मध्य प्रदेश, या जहाँ पे उतना रेवेन्यू नहीं है, वो बहुत सारी छूट नहीं दे सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट आज क्या दे सकता है, बेसिकली लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, लैंड दे सकता है अफोर्डेबल प्राइसेस पर, स्किल मैन पावर दे सकता है। बेसिक स्किल मैन पावर नहीं सकता, स्किल मैन पावर जो बेसिकली सोशल प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। और अभी तो ये दोनों चीज़ें ही बेसिकली एक स्टेट जो है आज के समय में
प्रोवाइड कर सकता है, उसके हाथ में है। जैसे कि आपका देखा हमने, एक हो गया आपका, सॉरी जस्ट अ सेकंड, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है और लैंड दे सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी हम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें। बट स्किल मैन पावर देना या टैक्स कंसेशन देना अब स्टेट के हाथ में नहीं। स्किल के ऑटोनॉमी में जैसे जीएसटी आने के बाद जो है स्टेट में के पास ये पावर नहीं कि वो टैक्स कंसेशन दे सके। तो ये भी जो आपके पहले जो था स्टेट के पास में टैक्स कंसेशन देने का, वो पावर भी चला गया। तो एक पुअर स्टेट और अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा। पुअर स्टेट है तो ऑब्वियस सी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास कमी होगी। अमेरिका के यहाँ हम बात करें तो स्टेट्स वहां भी compete करते हैं, और यूजिंग टैक्स कंसेशन, वहां पे टैक्स कंसेशन देने का उनके पास ज्यादा पावर है, तो टैक्स कंसेशन देके वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी को। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, ये सब चीजें को हम हटा दें, सबसे क्रिटिकल फैक्टर जो है, जो कि कंपनी डिसाइड किस स्टेट में अपना फैक्ट्री लगाएगी, वो डिसाइड करती है उस बेसिस पर, वो है एग्लोमरेशन इफेक्ट। एग्लोमरेशन इफेक्ट क्या है कि सारी चीजों का मिलना मिलना उसके पास, जैसे कि सप्लाई चेन वहां पे कितना मजबूत हो उस स्टेट में, टैलेंट यानी कि स्किल्ड मैन पावर, गुड लिविंग कंडीशन एंड सो ऑन। तो जो एग्लोमरेशन इफेक्ट जो है, वो अगर जिस स्टेट में अच्छा रहेगा, वो स्टेट में बेसिकली कंपनी जाना चाहेगी लगाने के लिए। इसके अलावा एग्लोमरेशन इफेक्ट आता कैसे है, तो जिस स्टेट में मान लीजिए अगर ऑलरेडी उस तरह की कंपनी है, जैसे कि अमेजन का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, कि अगर वॉलमार्ट जो अमेजन से मिलती जुलती कंपनी है, कंपिटिटर है, अगर किसी वॉलमार्ट अगर कर्नाटका में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करेगी, तो अमेजन भी वहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पे एक बिजनेस स्टेब्लिश है सिमिलर काइंड ऑफ, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी जो ये उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन चाहिए, टैलेंट चाहिए, वो सारा ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, तो अमेजन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या होता है बेसिकली, दिस लीड्स टू अ साइकिल ऑफ मोर प्रोस्पेरस स्टेट्स ग्रोइंग इवन फास्टर। तो जो ऑलरेडी प्रोस्पेरस स्टेट है कर्नाटका के पास ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, उसको और एक बड़ी कंपनी मिल जाएगी, वहां फैक्ट्री लगाएगी, तो एक जो है साइकिल चलेगा। जो पुअर स्टेट है उसके पास वो कंपनी नहीं आएगी। इन्होंने एक थ्री डेंजर दिया है कि थ्री रिचेस्ट लार्ज स्टेट, जो इंडिया का बात किया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, जो थ्री रिचेस्ट है लार्ज स्टेट्स, वो तीन पुअरेस्ट लार्ज स्टेट है इंडिया के, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बड़े स्टेट्स, उनसे 3 गुना रिचर है। तो ये आप समझ सकते हैं ये कैसे जो साइकिल है, ये कैसे उसको फैक्टर करता है कि पुअर स्टेट है वो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, और टैक्स कंसेशन भी नहीं दे पाएंगे, और एग्लोमरेशन इफेक्ट के कारण जो है, जो ऑलरेडी जो रिच स्टेट्स है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी कंपनी है, वहां पे और दूसरी कंपनी अभी आके लगाएगी, और वहां पे वो प्रॉस्पेरिटी और वहां बढ़ेगी। तो ये गैप जो है हम देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ते जा रहा है एग्लोमरेशन इफेक्ट इम्पैक्ट के कारण। हम बहुत बार देखते हैं जैसे महाराष्ट्र में बिजनेस समिट होता है या कर्नाटक में बिजनेस समिट होता है, तो वहाँ ज़्यादा कंपनियां आती है, ज़्यादा पैसे लगाती है, ज़्यादा हम देखते हैं प्रपोजल ज़्यादा आते हैं वहाँ पर, कंपेयर टू अगर बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश अगर इन्वेस्टर समिट करता है, इन्वेस्टर्स को बुलाता है, तो वहाँ पे काफ़ी कम कंपनियां या काफ़ी कम रोजगार या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आता है, जो हम आप देखते होंगे न्यूज़ में। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है एग्लोमरेशन इफेक्ट, और इसके कारण जो है स्टेट्स के बीच में गैप भी जो हम देखते हैं धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसी के बेसिकली पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वाइडनिंग इंटरस्टेट इक्वलिटी एंड इम्पेंडिंग डेमोग्राफिक डिजास्टर एंड श्रिंकिंग फिजिकल ऑटोनॉमी, जो फिजिकल ऑटोनॉमी स्टेट का घट गया है जीएसटी के आने के बाद में, ये इसके कारण जो बेसिकली हम देखते हैं नेटिविस्ट सब नेशनलिज्म, जो हमने देखा हरियाणा के केस में, झारखंड के केस में, कि वो सब नेशनलिज्म हो गया कि हम भाई अपने स्टेट्स के लोगों को ही जॉब देंगे, हमारे कंपनी यहाँ पे जो आपको है कंपनियां हैं, हम उन्हीं को कुछ कंसेशन देंगे हम। तो ये सब नेशनलिज्म एक तरह से आने लगा। तो इसके लिए हमें जरूरी कि इकोनॉमिक प्लेइंग फील्ड्स जो है सबके लिए बराबर किया जाए, और फिजिकल फ्रीडम जो जैसे जीएसटी का आने के बाद कम हो गया, तो फिजिकल फ्रीडम और दिया जाए स्टेट्स को, ताकि वो कंपनियों को अट्रैक्ट कर पाए और वहां पे वो उनको ग्रो कर पाए। नेक्स्ट एडिटोरियल के पहले हम ये क्वेश्चन हम देखते थे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप। तो क्वाड एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है कंट्रीज का, तो इसमें कौन इनमें से 4 जो है मेंबर नहीं है, इंडिया, रसिया, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है रसिया। ये बेसिकली जो 4 देश इसके अंदर है, हम देखेंगे अभी। अभी रिसेंटली जो है क्वाड ग्रुप का एक फर्स्ट वर्चुअल समिट जो है हुआ था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड जिसे कहा जाता है, जो कि होस्ट किया गया था यूएसए के द्वारा, प्रेसिडेंट जो बुदेन ने उसको होस्ट किया था। इसमें जो मेजर डिसीजन लिया गया, जो मेजर आउटकम आया, वो था एक वैक्सीन इनिशिएटिव। वैक्सीन इनिशिएटिव क्या था कि भाई 1 बिलियन वैक्सीन जो है
बाय द एंड ऑफ 2022 बनाया जाएगा मेड इन इंडिया वैक्सीन विथ यूएस टेक्नोलॉजी। जापान उसको फंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसको देगा, ताकि एज मेनी एज इंडो पैसिफिक कंट्रीज को वैक्सीन ये पहुंचाई जा सके फ्री में, कम दामों में। या फिर उसके अलावा इन्होंने डिसीजन लिया इमिशन रिडक्शन, पेरिस जो क्लाइमेट डील था उसके बेसिस पर कि इमिशन रिडक्शन हमें करना है, और कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स 5G नेटवर्क एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इशू हुआ उसका नाम था स्पिरिट ऑफ द क्वाड। तो ये बेसिकली क्वाड का जो अभी समिट हुआ रिसेंटली, जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अटेंड किया था, तो उसका एक है कि क्या क्या उसमें जो आउटकम्स आए। ये बेसिकली जो क्वाड है बेसिकली इंडो पैसिफिक को फोकस करके है कि इंडो पैसिफिक में कैसे उसको फ्री किया जाए, इंडो पैसिफिक को कोई कोएर्सन नहीं हो, बेसिकली चाइनीज कोएर्सन ना हो, ये देखने की कोशिश की जाती है क्वाड का। और ये जो है 4 देश इसमें हम आगे भी देखेंगे इसको। तो क्वाड से इंडिया को काफी फायदा हुआ है। न्यू टर्म्स ऑफ द क्वाड विल मीन मोर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट इंडिया को मिला है, एज वेल एज इसका फार्मास्यूटिकल प्रोवेस जो बढ़ा है, क्योंकि वैक्सीन हम देख रहे हैं कि इंडियन मेड वैक्सीन जो है अलग अलग देशों में बन जाएगी। अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हम टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर सकते हैं यूएसए के साथ, जापान जो टेक्नोलॉजी में काफी डेवलप्ड है। एंड मोर एवेन्यूज फॉर रीजनल कॉपरेशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए काफी फायदेमंद है, इसको आप लिख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में, उसमें क्वाड के बारे में अगर आता है तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि क्वाड कैसे जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम क्वाड के बारे में देख ले। क्वाड जो बेसिकली जैसे मैंने कहा 4 देशों का अलायंस है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। इसको एशियान ये 2007 में स्टेब्लिश हुआ था। इसको एशियान भी कहा जाता है, मिनी नाटो भी कहा जाता है। ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में एक चाइनीज मिलिट्री जो क्लाउड है, जो दबदबा है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है इस क्वाड के द्वारा। ये आप देख सकते हैं इंडिया, यूएसए, ये ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फॉट बिटवीन अहोम किंगडम एंड हु अमंग द फॉलोइंग। तो अहोम के साथ किसने ये लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ सराय घाट? ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज और मुगल्स। इसका सही आंसर है मुगल्स और अहोम किंगडम के बीच में ये लड़ाई हुई थी 1621 में। तो ये न्यूज में कैसे आया? तो अभी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने जो 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें एक पर्सन का बात किया था, मेंशन किया था उन्होंने, अहोम जनरल लचित बोरफुकन। तो ये इनको फ्रीडम फाइटर कहा गया था, बट वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे। ये बेसिकली अहोम बैटल में इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था, वो लीड किया था उन्होंने। बोरफुकन had in 1671 led the Ahom in the Battle of Saraighat। तो ग्रेटेस्ट नेवल बैटल उस समय आप समझ सकते हैं, ऑन द रिवर टू विक्ट्री ओवर मुगल्स। तो ये मुगल्स के अगेंस्ट था, ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं था, फ्रीडम फाइटर नहीं थे एक तरह से। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, एग्जाम में हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। ये कमांडर थे बेसिकली आपका, एंड बोरफुकन इन अहोम किंगडम में, और जो आसाम में भी पड़ता है, प्रेजेंट डे आसाम में। ये जैसे हमने कहा 1671 में बैटल हुआ था सरायघाट का, उसमें इन्होंने अहोम किंगडम को लीड किया था मुगल्स के अगेंस्ट। मुगल फोर्स जो था वो राम सिंह लीड कर रहे थे उसको, राम सिंह वन। और इसी के ऑनर में बेसिकली 24 नवंबर को हर साल लचित दिवस मनाया जाता है आसाम में, इनको सेलिब्रेट करने के लचित बोरफुकन को। और उसके अलावा जो एनडीसी नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए में जो पासिंग आउट परेड होता है, उसमें बेस्ट पासिंग आउट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल हर साल दिया जाता है 1999 से। तो इसके बारे में जाता था ये आपका ऑब्जेक्टिव में, और बेसिकली जीएस 1 में आपको इसके बारे में आ सकता है सवाल। नेक्स्ट एक है ना, जो सेंटर ने कंस्टिट्यूट किया है सरस्वती रिवर के ऊपर जो है उसको रिसर्च करने के लिए नया पैनल। तो ये जो है सरस्वती रिवर के बारे में आप इसके बारे में जान सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कि सरस्वती रिवर जो है बेसिकली अभी नहीं है, बेसिकली माना जाता है, हमने वेदा में देखा है कि सरस्वती रिवर फ्लो करती थी। तो ये ओरिजिनेट होती थी बेसिकली, जो माना जाता है कपिल तीर्थ हिमालय से वेस्ट ऑफ कैलाश में, और साउथवर्ड फ्लो करते हुए टू मानसरोवर एंड देन टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स वेस्ट। ये हरियाणा, प्रेजेंट डे हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात से फ्लो करती थी उस समय, पाकिस्तान से भी, और उसके बाद वेस्टर्न सी में मिल जाती थी रन ऑफ कच्छ में नदी। इसका जैसे मैंने कहा ऋग वेदा में बहुत मेंशन किया गया है, उस समय एक इंपॉर्टेंट रिवर थी सरस्वती रिवर जो है।
और इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च गवर्नमेंट कर रही है कि कहाँ से ये मूव करती थी, किस अभी भी ज़मीन में कहीं भी बहुत जगह पे है इनका ट्रेसेस मिला है सरस्वती रिवर का, तो इसके ऊपर रिसर्च जो है एएसआई बेसिकली कर रही है। नेक्स्ट आपके लिए सवाल है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कौन जो है पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट या बीबीसी या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इन नन ऑफ द अबव। इसको बेसिकली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसको पब्लिश करते हैं। रिपोर्टर सैंस बॉर्डर्स फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस बेस्ड। इसको हम देखते हैं आगे। बेसिकली इसका न्यूज में क्यों आया है, तो एक इंडेक्स मॉनिटरिंग कमिटी सेल जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ने सेटअप किया है टू इम्प्रूव इंडिया का जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में वो काफ़ी नीचे है अभी, 100 से ज़्यादा, 120 अप्रॉक्स है शायद। उसमें उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके लिए सजेशन देने के लिए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए इंडिया रैंकिंग उसमें, तो उसके लिए इस कमेटी को बनाई थी MIB ने। और इनके रिपोर्ट में बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने एक एडवर्स कमेंट इसमें किया है कि जो इन बेसिकली बहुत बार जर्नलिस्ट को FIR अगेंस्ट होता है, वो फ्रीडम नहीं है यहाँ पर इंडिया में, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना डिसेंट नोट उसमें दिया है। इन्होंने अपना रिकमेंडेशन जो दिया है पी साईनाथ ने कि डिक्रिमिनलाइजिंग डिफेमेशन, तो डिफेमेशन जो है उसको डिक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। डिफेम जैसे हम करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, सिविल प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने और भी कहा, रिकमेंडेशन जो दिया इस पैनल ने, कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का आप जो है कंसेंट मैंडेटरी कर दे, प्रीरिक्विजिट कंसेंट होना चाहिए। अगर आप FIR किसी मीडिया हाउस के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं तो उसके पहले आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कंसेंट लेना जरूरी हो, ऐसा गवर्नमेंट को रेगुलेशन लेके आया जाना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए है वो है इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल क्या होता है भाई। तो ये जैसे हमने देखा 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ INB को सेटअप किया था। किस लिए सेटअप किया था कि इंडिया का जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उसको और अच्छा किया जाए, तो उसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था ताकि वो अपना सजेशन दे सके। और इसको या डिस्ट्रिक्ट को चेंज भी करना हो पर अगर, तो उसको भी उसका रिकमेंडेशन दे कि क्या क्या हमें चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा स्टेट्स मैकेनिज्म फॉर स्टेट्स टू कम अप विद देयर ओन रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम, तो स्टेट वाइज रैंकिंग भी कैसे हम ला सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए इस कमेटी को रिकमेंडेशन देने के लिए सेटअप किया गया था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है बेसिकली हमने अभी देखा, तो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हम इंग्लिश में करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर होता है। इस NGO के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है हर साल। तो इंडिया का जो अभी जो रैंकिंग है 2020 वाली जो रैंकिंग थी जिसके बाद इसको सेटअप किया गया, 142 रैंकिंग इंडिया का है, मतलब काफ़ी नीचे है। 180 कंट्रीज को उन्होंने रैंक किया जिसमें 142 है इंडिया का रैंकिंग, काफ़ी नीचे की रैंकिंग है। इसको कैसे अच्छा किया जाए इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ INB ने। ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली अलग अलग पैरामीटर्स देखता है, जैसे कि प्लुरलिज्म क्या है, मीडिया इंडिपेंडेंस, इन्वायरमेंट, सेल्फ सेंसरशिप, इन चीज़ों को ये देखता है। इस बेसिस पर जो है एक रैंकिंग स्टेट्स का, एक नेशन का, कंट्री का बनाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप, और बाकी वीडियो भी आप इंडियन इकोनॉमी का, पॉलिटी का वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।